वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप एमपी के जो भी पुराने स्टाफ नर्स के पेपर हैं वो प्रोवाइड करा दीजिए। तो हम गाइज यहाँ पर 2019 के पेपर से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आपका पेपर है जो दिसंबर में होने वाला है, बट अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। तो जिन भी लोगों को एमपी स्टाफ नर्स के फॉर्म फिलअप करने हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ एमपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार कार्यालय में आपका है जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ एमपी का जो ऑनलाइन आपका जो एमपी का आपके पास रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। जिनके पास वो होगा वही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जीवित पंजीयन मांगा है, आप लोग एक बार रूल बुक जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पे गाइस हम 2019 का पेपर है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जिनको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, और ये ऑफिशियल पेपर है, बट इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन है जो रॉन्ग है। इसकी जो मेमोरी बेस्ड आंसर की थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी आफ्टर एग्जाम, आई थिंक 1 या 2 अक्टूबर को ही प्रोवाइड करवा दी थी। तो 1 अक्टूबर 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जो ग्रीन मार्क्स से हैं वो करेक्ट आंसर है और रेड से हैं जो इनकरेक्ट। तो मैंने इस जो क्वेश्चन पेपर है इसको थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें जो यहाँ पर सफलिंग वगैरह क्योंकि ऑनलाइन हुआ था, बट जो अभी रिसेंट में अब एमपी सीएचओ का होगा उसकी अभी डेट नहीं आई है, बट जो एमपी पीईबी की तरफ से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एग्जाम होना है स्टाफ नर्स के लिए, तो उसकी डेट इवन इन्होंने दिसंबर में आई थिंक 16 से लेकर 27 दिसंबर तक जो डिसाइड की है उसी में होगी। तो वहाँ पर आपके लिए ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, मीन्स आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है अपने इंस्ट्रक्शन में कि आपके लिए ब्लैक कलर का वॉल पॉइंट पेन लेके आना है। आपको आंसर शीट सेपरेट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर है सेपरेट दिया जाएगा। इसलिए तो वो पेपर है जो आपका एमपी स्टाफ नर्स का पेपर होगा आपका दिसंबर में, उसके लिए आपको ऑनलाइन पेपर नहीं देना है, ऑफलाइन मोड के थ्रू आपका पेपर है जो कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर एक्चुअल में टोटल पूरे 100 क्वेश्चन है, बट इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं। तो गाइज इसमें माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। और जो भी लोग फॉर्म फिलअप करें 10 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होने हैं, 24 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। तो एक बार आप लोग रूल बुक को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि 153 पेज की रूल बुक है, उतनी पूरी पढ़ पाना इतना इजी नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने मेन चीज़ों को बस बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज की एज ग्रुप क्या रखी गई है। तो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए एज ग्रुप कंसीडर की गई है क्या है, 0 to 28 डेज। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन अ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग रिससिटेशन इज। चेस्ट कंप्रेशन है जो वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन न्यूबॉर्न बेबीज में ड्यूरिंग रिससिटेशन पर टाइम पर है जो क्या होगा, तो होगा 3/1। नेक्स्ट इज फास्ट हार्ट रेट फॉर 1 to 5 year old चिल्ड्रन। तो जो फास्ट हार्ट रेट है 1 से 5 साल के चिल्ड्रन के लिए वो क्या मानी जाएगी, तो वो होगी मोर देन 120 पर मिनट। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज एडवाइज टू बी गिवन टू चिल्ड्रन आफ्टर पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन। तो किसी बच्चे को यदि पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन दिया गया है तो कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। ऑप्शन आए थे कैल्शियम सिरप, पैरासीटामोल, आयरन और डाइजेपाम। तो पैरासीटामोल क्यों देंगे, क्योंकि पेंटावेलेंट वैक्सीन के बाद क्या होता है, फीवर आता है बच्चों में, इसीलिए उसी फीवर के लिए क्या दिया जाता है, पैरासीटामोल सिरप को है जो दिया जाता है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी साइन है सीवियर डिहाइड्रेशन के, बट किसी एक को छोड़कर। अनकॉन्शियसनेस, लेथार्जिक, ड्रिंक पुअरली, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। तो ये क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है, बट जो डिहाइड्रेशन है उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उनके अलग अलग साइन भी हैं। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन सभी है, बट किसी एक को छोड़कर। स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, तो ये सीवियर का नहीं है, ये माइल्ड डिहाइड्रेशन का साइन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन के गिवन टू न्यूबॉर्न वेटिंग मोर देन 1500 ग्राम। जिस बेबी का वेट कितना हो 1500 ग्राम से ज़्यादा हो उनके लिए, 1500 ग्राम से ज़्यादा हो तो उनके लिए विटामिन के का डोज कितना दिया जाएगा, तो वो होगा 1 mg/IM, 1 mg दिया जाएगा IM रूट के थ्रू। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीड इन 24 आवर्स। तो एक इन्फेंट है जो 24 घंटे में कितनी बार ब्रेस्ट फीड करेगा, तो वो करेगा 2 आवर एटलीस्ट 12 टाइम, क्योंकि वो हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करेगा। और जब भी वो हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करने वाला है तो उसको कब माना जाएगा कि इसको सफिशिएंट ब्रेस्ट फीड हुआ है, जब वो कंप्लीटली 2 घंटे तक क्या करे, पर्याप्त स्लीपिंग ले, साउंड स्लीप ले, क्या होगा कंप्लीटली, और उसको सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क मिला है। तो एक इन्फेंट है जो 24 घंटे में 12 बार है जो ब्रेस्ट फीड करेगा। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट बर्थ। कौन सी वैक्सीन है जो एट द बर्थ नहीं दी जाती है, तो BCG OPV हेपेटाइटिस भी एट द बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन है, बट पेंटावेलेंट वैक्सीन को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन फर्स्ट डोज इज गिवन एट विच एज। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे पूछा एट बर्थ कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, तो वो है पेंटावेलेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फर्स्ट डोज कब दिया जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन का, तो इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है 6 वीक में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबीज का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी डिसीज होती है, तो वो स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। तो यहाँ पर आंसरिंग क्या होगी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट इज एट व्हाट मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चाइल्ड इज लेबल्ड एज SAM, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यहाँ पर SAM का मतलब है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में यदि बच्चे का जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है कितना होगा, लेबलिंग कितनी की जाएगी, यदि बच्चे को SAM है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, तो कितना होगा, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज KMC एडवाइज्ड इन बेबीज विथ बर्थ वेट लेस देन। तो कंगारू मदर केयर किन बेबीज को एडवाइस की जाती है जिनका बर्थ वेट कितना हो, लेस देन 2.5 kg, 2500 ग्राम से कम हो, उन बेबीज के लिए क्या किया जाता है, कंगारू मदर केयर को एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर कंगारू मदर केयर शुड बी डन। तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना है कंगारू मदर केयर का, तो वो है 1 आवर, 1 घंटे तक है जो कंटिन्यूस KMC केयर दी जा सकती है, मिनिमम ड्यूरेशन है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के टॉपिक में भी है कंगारू मदर केयर, तो आपके लिए ये भी इजी रहेगा कि कंगारू मदर केयर है जो बेबीज, कंगारू मदर केयर से इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बेनिफिट क्या है, दैट मीन्स एडवांटेज क्या है, साथ ही साथ कौन प्रोवाइड कर सकता है, इसकी टाइमिंग क्या है, किन बेबीज को दी जाती है, सभी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। कंगारू मदर केयर के बेनिफिट्स क्या है, यदि बेबी का वेट कितना हो, कम हो, 2.5 kg से कम हो तभी दी जाती है। वेट गेन करने में हेल्पफुल होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड टू मेंटेन स्निफिंग पोजीशन ऑफ बेबी ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन। तो कौन सी जो स्निफिंग पोजीशन दी जा रही है बेबी को न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पर, तो क्या है जो यूज किया जाएगा, तो वो होगा नेक्रोल। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट निमोनिया इन इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ऑप्शन में है रोटा वायरस, बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। तो रोटा वायरस तो डायरिया के लिए दी जाती है, और थर्ड ऑप्शन में बोथ ए एंड बी मतलब कि पेंटावेलेंट और रोटा वायरस, तो ऐसा नहीं हो, फोर्थ में नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मैनी मिनट्स हैंड शुड बी वॉश्ड बिफोर एंटरिंग ICU। ICU में एंटर होने के पहले कितने टाइम तक है जो हाथ धुलने हैं, तो वो है 2 मिनट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन केयर गिवन टू बेबी हु रिक्वायर्ड ओनली इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन।
क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा जिन बेबीज़ के लिए रिससिटेशन के इनिशियल स्टेप्स हैं जो यूज़ किए गए हैं? तो होगा ऑब्जर्वेशन केयर, ओनली ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ फीडिंग ट्यूब यूज्ड टू फीड न्यूबॉर्न? तो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए किस नंबर की ट्यूबिंग फीड है जो यूज की जाती है? तो वो 6 नंबर की ट्यूबिंग फीड। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न? जो एक हेल्दी न्यूबॉर्न है उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न है तो अपने आप से हाउ मेनी डेज के बाद, कितने दिनों के बाद ऑटोमेटिकली है जो गिर जाएगी? तो होगी 3 to 5 डेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर 6 मंथ ओल्ड बेबी? तो यहाँ पर 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए जो विटामिन ए का एक्चुअल डोज दिया जाता है वो होता है 1 लाख आयु, कितना 1 लाख आयु। बट यहाँ पर इसका आंसर गलत है, तो आप लोग प्लीज इसको सुधार लेना। इसका राइट आंसर है वो क्या है? 1 लाख आयु, 50,000 आयु नहीं दिया जाता 6 मंथ तक के बेबीज में। और उसके बाद के जो बेबीज होते हैं उनके लिए 1 ईयर टू 5 ईयर के बेबीज में कितना दिया है? 2 लाख आयु। बट जो 6 मंथ ओल्ड तक के बेबी है उनको 1 लाख आयु है जो विटामिन ए का डोज दिया जाता है। नेक्स्ट इज डेंगू इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो? तो डेंगू है जो एडिस एगिप्टी के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल सैचुरेशन है वो क्या है? तो वो 90 से 100%। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेरी लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न? वेरी लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न कौन से हैं जिनका बर्थ वेट कितना हो? लेस देन 1.5 kg। 1.5 kg वेट हो जो लेस देन 1.5 kg, तो वो क्या है? वेरी लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न। नेक्स्ट इज साकिर टेप इज यूज्ड टू मेजर? तो साकिर टेप का यूज किसके लिए किया जाता है? MUAC को चेक करने के लिए, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करने के लिए। जो कलर टेप होता है वो क्या कहलाता है? साकिर टेप। में आपको इमेज बेस्ड जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन पढ़ाए थे मैंने, नॉर्सेट की सीरीज बताई थी, उसमें सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द कोलेस्ट्रम? तो कोलेस्ट्रम क्या है? मिल्क दैट इज सीक्रेटेड फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी। जो डिलीवरी के कुछ तुरंत बाद है जो मिल्क सीक्रेट होता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट डोज ऑफ जिंक इन डायरिया फॉर 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड? 1 साल के बच्चे के लिए जिंक का डायरिया की कंडीशन में कितना डोज होगा? तो वो 10 mg फॉर 14 डेज। कितना? 1 साल के बच्चे के लिए 10 mg फॉर 14 डेज, 12 to 14 डेज तक है जो जिंक का डोज दिया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्रग गिवन फॉर डिवॉर्मिंग? डिवॉर्मिंग या फिर जिनको हम पेट के कीड़े भी कह सकते हैं, तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? तो वो होगी एल्बेंडाजोल 400 mg वंस। तो जिनके यहाँ बच्चे होंगे उनको ये क्वेश्चन इजीली याद रहेगा कि डिवॉर्मिंग का जो ड्रग है और डोज क्या है? तो वो कितना है? एल्बेंडाजोल 400 mg वंस, एक बार देनी है 400 mg। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया का मतलब क्या है? डायरिया लास्ट फॉर 14 डेज। डायरिया की कंडीशन है जो कब से? लास्ट 14 डेज से। नेक्स्ट इज गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट? तो यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन है ब्रेस्ट फीडिंग के सभी बट किसी एक को छोड़कर। तो बेबीज माउथ वाइडली ओपन होगा, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ एंड। एक और पॉइंट होता है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का जो अटैचमेंट साइन है वो है लोअर लिप टर्न अपवर्ड, ना कि इनवर्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है? लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बट यहाँ पर अपवर्ड होता तो वो राइट होता, मतलब कि गुड अटैचमेंट साइन होता ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। बट यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लोअर लिप टर्न इनवर्ड। नेक्स्ट इज आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज? 6 मंथ की एज के बाद क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड नो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड है कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड को क्या करना है? 6 मंथ के बाद कंटिन्यू रखना है, साथ ही साथ वीनिंग और कम्प्लीमेंट्री फूड को भी स्टार्ट करना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? वो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट इज हाउ मैनी वैक्सीन आर रिकमेंडेड टू बी गिवन एट बर्थ। तो एट द बर्थ है जो कितनी वैक्सीन दी जाती है, स्टार्टिंग में ही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो जो 3 वैक्सीन दी जाती हैं एट द बर्थ, बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट इज बिलो व्हाट वेट, सॉरी गाइज, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 होगा कि 3 वैक्सीन है जो एट द बर्थ दी जाती हैं। नेक्स्ट इज बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। तो एट द बर्थ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है यदि बर्थ वेट कितना नहीं होगा, सॉरी कितना होगा, तो हम उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो नहीं दे सकते हैं। यदि बर्थ वेट 2 kg होगा, मतलब कि नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ वेट नहीं है, लो बर्थ वेट बेबीज रहेंगे जो, उनको क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। यदि बर्थ वेट कितना हो, 2 kg हो, तब हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज अ बेबी ओल्ड, सॉरी अ 10-week old baby has come to CSC for vaccination, but he has mild cold, no fever. What you will advise regarding vaccination? तो बेबी CSC सेंटर पे आया है वैक्सीनेशन के लिए, बट उसको माइल्ड कोल्ड है बट फीवर नहीं है। तो उसको वैक्सीनेशन के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? नॉट टू वैक्सीनेट बिकॉज ऑफ कोल्ड, वैक्सीनेट एज शेड्यूल, डोंट गिव पेंटावेलेंट बट गिव अदर वैक्सीन, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकेंड, वैक्सीनेट एज शेड्यूल। तो जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है 10 वीक के बेबी का वो सभी देना है, क्योंकि यदि उसको फीवर होता या कुछ अदर साइंस होते तो उस केस में हम क्या करते? वैक्सीनेशन नहीं देते। बट यहाँ पर ओनली माइल्ड कोल्ड है, तो उस केस में हम उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से उसको वैक्सीनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अ 2-year-old मेल चाइल्ड इज सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, mid upper arm circumference is 11.5 centimeter and bipedal edema is present. Identify its diagnosis as per the nutritional status. तो ये क्या है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, अभी हमने पढ़ा ही है, क्योंकि इसमें जो एमपी में जो पेपर आया था अक्टूबर में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेम कैटेगरी सेम टॉपिक से उन्हीं को घुमा के पूछा गया था। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि MUAC कितना हो जब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन रखी जाती है, तो वो होगा लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 11.5 सेंटीमीटर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है, तो वो किस कैटेगरी का है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा? तो वो होगा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज यू आर इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड गिविंग आयरन सिरप टू अ 4-year-old चाइल्ड, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव रिगार्डिंग डाइट? तो क्या होता है, चाहे बच्चों के लिए आयरन सिरप दी जा रही है या फिर बड़ों के लिए आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट दी जा रही हो, तो उनके लिए क्या किया जाता है कि जब भी आयरन सिरप दी जाए, आयरन टेबलेट दी जाए, तो चाय, कॉफ़ी, मिल्क से रिलेटेड या फिर कुछ भी मीठे आइटम्स हैं जो नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इनसे आयरन के एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सही से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या प्रोवाइड किया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स, जो भी खट्टे फल हैं वो ऐड करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सिट्रस फ्रूट टू बी एडेड इन डाइट। यदि यहाँ पर 4-year-old बेबी बॉय या फिर कुछ भी हो, तो मेल क्लाइंट हो फीमेल क्लाइंट हो, यदि उसको आयरन दिया जा रहा है, तो उस टाइम पर हम उनको मिल्क, कॉफ़ी, चाय सभी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए, अवॉइड करने को कहेंगे। बट उनको हम जो भी सिट्रस फ्रूट्स रहेंगे, खट्टे फल रहेंगे, वो लेने के लिए कहेंगे अपनी डाइट में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सिट्रस फ्रूट टू बी एडेड इन डाइट। Next is you are in sick newborn care unit as staff nurse and asked to do blood sugar of 2 days old newborn. Where will you prick to take sample for blood sample? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपकी ड्यूटी है जो एज ए स्टाफ नर्स SNCU में लगी है, आपके लिए ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए 2 दिन का जो न्यूबॉर्न बेबीज है उसको सैंपल कहाँ से लेंगे? तो यहाँ पर बच्चों में जो इन्फेंट्स न्यूबॉर्न होते हैं उनमें जो सैम्पलिंग है, ब्लड कलेक्शन, ब्लड सैंपल लिया जाता है वो हील से लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? लेटरल साइड ऑफ द हील। नेक्स्ट इज जिंक इज गिवन इन डायरिया फॉर हाउ मैनी डेज। तो पहले हमने पढ़ा कि जो जिंक का कितना डोज दिया जाएगा?
अब नेक्स्ट में है कि जिंक यदि डायरिया के पेशेंट को दे रहे हैं तो कितने दिन तक दिया जाता है? तो दिया जाता है 14 दिन तक, 14 डेज। नेक्स्ट इज अ 5-year-old boy with severe acute malnutrition is referred from NRC to district hospital for complaint of dullness. On admission, child is lethargic and cold to touch. What will you do as emergency management? तो यदि कोई बच्चा है हॉस्पिटल जो एनआरसी से उसके लिए सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, उसको एनआरसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया है। कंप्लेन क्या है? डलनेस है। एडमिशन के टाइम पर बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिशन कराया गया है, चाइल्ड क्या है? लेथार्जिक है, कोल्ड है टच करने पर, तो क्या आप इमरजेंसी मैनेजमेंट लेंगे? ऑप्शन है कवर द चाइल्ड, पुट सॉक्स एंड कैप एंड डू ब्लड शुगर, रिमूव ओवर क्लोज एसी और फैंस, डू ब्लड शुगर ओनली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? रिमूव बैड क्लॉथ। सबसे पहले जो गीले कपड़े पहने हैं उसको रिमूव करना है। स्विच ऑफ एसी और फैन, कवर विथ चाइल्ड विथ वार्म क्लॉथ एंड पुट कैप एंड सॉक्स, डू ब्लड शुगर। तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए हैं सभी को मिक्सअप यहाँ पे किया गया है कि पहले जो वेट क्लॉथ्स पहने उनको रिमूव करना है, एसी फैन चल रहा है जो भी उसको ऑफ करना है, बच्चे के लिए क्या करना है? वार्म जो गर्म कपड़े हैं उनसे कवर करना है, कैप सॉक्स प्रोवाइड कराना है, फिर उसके बाद क्या करना है? ब्लड शुगर चेक करवाना है। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्रग गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन इन प्रीटर्म लेबर। तो प्रीटर्म लेबर के लिए वुमेन में कौन सी मेडिसिन है जो दी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर लिखा गया है इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट इज फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी डन एट ईच एएनसी विजिट। तो एएनसी एंटीनेटल चेकअप के लिए कोई भी लेडीज जाती है तो कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरे साथ भी ये सभी होते हैं, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्ब्यूमिन। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट इज प्रीटर्म लेबर इज डिफाइंड एज। तो प्रीटर्म लेबर को कब कंसीडर किया जाता है? जब जो लेबर क्या हो? बिटवीन 28 to 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, बिटवीन 28 to 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और प्रीटर्म लेबर को तब भी हम कंसीडर कर सकते हैं जब लेबर कब हो? बिफोर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉमनली फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में जो एनीमिया पाया जाता है वो किस कैटेगरी का एनीमिया होता है? तो होता है डाइमार्फो एनीमिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेक्स द इंडिकेशन फॉर आयरन सुक्रोज इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो आयरन सुक्रोज है जो प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी कंडीशन को देख के पता कर सकते हैं, क्या इंडिकेट कर सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या? हीमोग्लोबिन लेस देन 9 ग्राम%। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन परसीव फीटल मूवमेंट्स एट। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन फीटल मूवमेंट्स मीन्स क्विकनिंग, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स होते हैं उनको कब फील कर सकती है? 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में। बट जो मल्टीपेरा होती है या फिर जिनकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है उनको फीटल मूवमेंट 16 वीक्स से ही फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट जो प्रीमी पैरा होती हैं उनके लिए 20 वीक से है जो क्विकनिंग फील होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मच ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट इन क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर डिसइंफेक्शन। तो क्लोरीन सॉल्यूशन के जो यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट को कितने टाइम तक के लिए क्लोरीन सॉल्यूशन में रखना है? वो होगा 10 मिनट। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन ऑफ हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड ब्लैकआउट्स, सजेस्ट विच ऑफ दी कॉम्प्लिकेशन। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, हेडेक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, साथ ही ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, तो किस कैटेगरी की तरफ है सभी चीज़ें, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकता है? तो ऑप्शन है एनीमिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, सीवियर प्री एक्लेम्सिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट इज विच नंबर ऑफ IV कैन्युला शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ PPH। पोस्टमार्टम हेमरेज में किस नंबर का IV कैन्युला यूज किया जाएगा? तो होगा 16 नंबर का, 16 गॉज का।
तो गाइज यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन पढ़े, ऑफिशियल आंसर की थी एमपी का जो अक्टूबर में पेपर हुआ था स्टाफ नर्स का। सेकंड पार्ट भी हम इसका पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो भी लोग एमपी पीवी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए स्टाफ नर्स के पुराने पेपर एमपी पीवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट ही है वहीं पर मिल जाएंगे। बट यदि आप चाहते हैं कि उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं मैं सॉल्व करवाऊँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि 2013 का पेपर आई थिंक आपको एमपी पीवी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। बट उसके बाद जो यदि पेपर हुए होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सर्च करके ढूंढ के प्रोवाइड कराऊँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे इसका, जिसमें रिमेनिंग 50 क्वेश्चन और रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।